अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन दी फिलिप्स रिलेशन। फिलिप्स रिलेशन shows the relationship between the inflation and unemployment is the Phillips relation. Basically, what is the Phillips relation? The relation between the inflation and unemployment is a Phillips relation. There is a second point here कि there is a negative relationship between the rate of growth of money wage and the rate of the unemployment. W is equal to is a function of the U. W is a rate of growth of money wage and U is a rate of the unemployment. Rate of third point है कि rate of inflation or rate of growth of the price level is expressed as follows. P is equal to W minus T. T is a labor productivity and W is a rate of growth of money wage. And the W is a function of the U and U is a rate of the unemployment. And the W is can also be expressed in this form, यानी कि W is a function of U और W की इक्वेशन इस तरह से भी हम मेंशन कर सकते हैं. W is equal to अल्फा माइनस बीटा U. पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1. ये W की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पर. तो ये हो जाएगा P is equal to अल्फा माइनस बीटा U अल्फा माइनस बीटा U माइनस T. तो ये जो है P बेसिकली क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को, एंड P इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा U माइनस टी हो गया. एक्सपेक्टेशन एगमेंटेड फिलिप्स रिलेशन. एक्सपेक्टेशन एगमेंटेड फिलिप्स रिलेशन W इज इक्वल टू एफ ऑफ U. W इज इक्वल टू एफ U प्लस एच पाई, यानी कि हम एच पाई टर्म को जो है ना एफ U में ऐड कर देंगे. तो ये पाई बेसिकली क्या शो कर रहा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. फिर नेक्स्ट जो है, next, according to the Friedman economist, if the price increases for the long period of time or inflation is for the long period of time, then the people will made expectation about the inflation. So rate of inflation is equal to P is equal to alpha minus beta U minus T. This equation will become, यानी कि अगर जो है फ्रीडमैन के मुताबिक अगर प्राइस जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज़ होती है, या इन्फ्लेशन या प्राइस इंक्रीज़, इन्फ्लेशन मीन प्राइस इंक्रीज़ होना, यानी कि फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर प्राइस जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंक्रीज़ होती है तो देन पीपल विल मेड एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस. तो जो है वो लोग इन्फ्लेशन से के मतलब जो है वो एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं. सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा U माइनस T. ये हमारे पास फंक्शन था. दिस इक्वेशन विल बिकम, तो जब वो एक्सपेक्टेशन जो पीपल विल मेड द एक्सपेक्टेशन अबाउट इन्फ्लेशन, सो द रेट ऑफ दिस इक्वेशन विल बिकम P इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा U माइनस T प्लस एच पाई, यानी कि एच पाई जो टर्म है इसको हम जो है वो इस इक्वेशन में ऐड कर देंगे. तो पाई बेसिकली क्या शो कर रहा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. फिर हम इस जो है डी पाई ओवर डी टी, जो अगर पाई का डेरिवेटिव टी टाइम के रिस्पेक्ट से लिया जाए तो वो इक्वल होगा जे पी माइनस पाई. जे कांस्टेंट टर्म है और ये जो है स्मॉल पी, बेसिकली ये जो पी है ये स्मॉल पी है और यही स्मॉल पी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है माइनस पाई. तो if this p is greater than pi, then d pi over dt is greater than 0, and if the p is less than pi, if p is less than the pi, then d pi over dt is less than the 0, यानी कि d pi over dt less than 0 मीन्स नेगेटिव होगा और d pi over dt greater than 0 का मतलब है कि ये पॉजिटिव इसकी वैल्यू आएगी. फीडबैक फ्रॉम इन्फ्लेशन टू अनएम्प्लॉयमेंट. अगर हम इस अनएम्प्लॉयमेंट का डेरिवेटिव यू बेसिकली शो कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का अगर यू का डेरिवेटिव टी टाइम के रिस्पेक्ट से लेंगे तो इक्वल टू माइनस के एम माइनस पी, ये इसके इक्वल है. यानी कि ये इक्वेशन ऑलरेडी है डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के एम माइनस पी. फिर एम जो है बेसिकली शो करता है, M shows the rate of growth of money balance and M minus P shows the rate of growth of real money, and if the M minus P increases then du over dt will decrease. यानी कि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इसके और इसके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है. अगर M माइनस P इंक्रीज़ होगा तो du over dt डिक्रीज़ होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप है. इफ़ दी P जो कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को शो करता है, अगर इंक्रीज़ हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी प्राइस इंक्रीज़ होने से, या रेट ऑफ इन्फ्लेशन P इंक्रीज़ होने से या रेट ऑफ इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, उससे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम हो जाएगी. एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेगी. तो अब हम टाइम पाथ ऑफ दी
पाई यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है टाइम पाई बेसिकली क्या शो करता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो पाई है उसका टाइम पाथ फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली डी पाई ओवर डी टी इक्वल है जे पी माइनस पाई जे पी माइनस पाई। तो जो है एज वी नो पी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा यू माइनस टी प्लस एच पाई। इनके पीछे से हमने अभी इस इक्वेशन को एनालाइज किया था। तो ये पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन ए, हमने ये पी की वैल्यू जो है इक्वेशन ए में यहाँ पर जो है वो पी की जगह पुट कर देंगे। तो ये जो है डी पाई ओवर डी टी जो है ये इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू जे और पी की वैल्यू पुट कर दी माइनस पाई। तो अब हमने जो है ना यहाँ पर क्या किया कि जो है जे इस टर्म में भी आता है इस टर्म में भी आता है, तो हमने जे को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और बाकी टर्म जो है एज इट इज़ आ जाएंगी। फिर इस जो है ना ये जो इक्वेशन है डी पाई ओवर डी टी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है पाई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसी इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे यहाँ पर। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। फिर माइनस जे भी कांस्टेंट टर्म है, जे बीटा कांस्टेंट टर्म है। फिर यू का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट से यहाँ पे डी यू व डी टी आ जाएगा माइनस जे और टी का डेरिवेटिव यानी टी लेबर प्रोडक्टिविटी है, टी का डेरिवेटिव कैपिटल टी का डेरिवेटिव जब टाइम की रिस्पेक्ट स्मॉल टी बेसिकली टाइम है और कैपिटल टी जो है वो लेबर प्रोडक्टिविटी है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी का जब टाइम की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 की इक्वल आएगा। ये यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 0 की इक्वल कर देंगे माइनस जे 1 माइनस एच और यहाँ पे पाई डी पाई और डी टी होगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं, जैसे हम यहाँ पे डेरिवेटिव को शो करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये जे बी बीटा डी यू और डी टी, फिर इसकी जगह जो है हम 0 पुट कर दिया माइनस जे 1 माइनस एच डी पाई ओवर डी टी। फिर जो है वो अब हमने ये दोबारा से इस इक्वेशन को यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब एज वी नो डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के एम माइनस पी, पुट दी वैल्यू डी यू ओवर डी टी इन इक्वेशन बी। तो यहाँ पर हम जो है डी यू ओवर डी टी की वैल्यू को इक्वेशन बी में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डी यू ओवर डी टी की जगह इक्वेशन बी में पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू डी यू ओवर डी टी इन इक्वेशन बी। तो डी यू डी टी की वैल्यू इक्वेशन बी में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो है ये आएगा, ये हमारे पास इक्वेशन जो बी है वो बन जाएगी माइनस जे बीटा फिर माइनस के माइनस पी माइनस जे 1 माइनस एच डी पाई ओवर डी टी हो जाएगी। फिर जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमने इसको ये ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, जैसे इसको सिंप्लीफाई कर दिए। फिर नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल ये इक्वेशन आ गई है। फिर एज वी नो डी पाई ओवर डी टी इज इक्वल टू जे पी माइनस पाई। तो जो है यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो डी पाई ओवर डी टी इज इक्वल डी पाई ओवर डी टी इज इक्वल टू जे पी माइनस पाई। तो यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जे पी माइनस जे पाई हो जाएगा। फिर जो है क्योंकि हमने पी की इक्वेशन को डिराइव करना है तो इसलिए हम जे पी को इधर ही रखेंगे, इसको इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगी। फिर हम डिवाइड बाय जे कर देंगे, इस इक्वेशन को जे से डिवाइड कर देंगे। तो जे से डिवाइड कर दिए यहाँ पर, तो जे से कैंसिल हो जाएगा और जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा, जे से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमने सिर्फ जे से डिवाइड करना है, जस्ट जे से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये जे यहाँ पे बेसिकली जे पी था तो यहाँ पर जे से डिवाइड कर दिया, जे पाई था तो यहाँ पे भी जे से डिवाइड कर दिया। फिर डी पाई ओवर डी टी है तो यहाँ पे भी हमने जे से डिवाइड कर दिया। तो ये जो है जे से कैंसिल हो जाएगा, पी रह जाएगा और फिर यहाँ पर ये भी जे से कैंसिल हो जाएगा, पाई रह जाएगा, फिर 1 ओवर जे इंटू डी पाई ओवर डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने जे से ये जे पी था तो हमने क्या किया, यहाँ पर जे पी को जो है वो जे से डिवाइड कर दी, पूरी इक्वेशन को जे से डिवाइड कर दिया। तो ये जे से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास टर्म जो है वो पी की आ जाएगी। फिर पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन सी। फिर हम इस पी की जो वैल्यू आई है, जो इक्वेशन आई है पी की, वो हम इक्वेशन सी में यहाँ पर जो है यहाँ पर पी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये सेकंड डेरिवेटिव जो पाई का लिया है इज इक्वल टू ये आ जाएगा जे बीटा के एम माइनस जे बीटा के और पी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। फिर जो है जैसे हम जो है यहाँ पर इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ना पूरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर जो है जे से कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई हमने किया और फिर जो है वो यहाँ पर देखें डी पाई और डी टी इस टर्म में भी है और डी पाई और डी टी इस टर्म में भी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने क्या किया कि कॉमन ले लिया, तो डी पाई और डी टी पाई कर दिया और पीछे माइनस बीटा किया आ गया, ये हमने कर दिया और फिर जो है ना माइनस साइन को भी बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या आ जाएगा प्लस
बीटा की आ जाएगा। फिर यहाँ पर J1 - H था, तो ये J1 - H यहाँ पे माइनस है, तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया, इसलिए जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये टर्म दोबारा आ जाएगी। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है हमने क्या किया कि ये जो है जो पाई के साथ जो टर्म्स हैं वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इस तरह से J बीटा K पाई ये भी हमने इस तरफ ले गए हैं, यानी कि इसको इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये जो है इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे इक्वल टू के ये जो है J बीटा K को भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये जो टर्म है इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके ये प्लस होगी, ये देखें ये प्लस होगी। ये फिर पीछे जो है ना ये कांस्टेंट टर्म से इक्वल टू साइन की इस साइड पे J बीटा K हम बच के ये कांस्टेंट टर्म है। फिर ये दिस इज़ ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज़ ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर जो है ये जो है और यहाँ पर अब हम जो है ना टाइम पाथ फाइंड करेंगे पाई का, जो कि यहाँ पर पाई टी इज़ इक्वल टू पाई सी प्लस पाई टी इज़ इक्वल टू पाई सी प्लस पाई पी। और बेसिकली पाई सी बेसिकली क्या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और जो है नेक्स्ट पाई पी बेसिकली क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल है। पाई सी जो है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और पाई पी बेसिकली क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल है। और अब पाई पी बेसिकली इक्वल होता है B/A2। यहाँ पे इस इक्वेशन में A2 टर्म क्या है J बीटा K है, ये B के इक्वल है, और A1 टर्म क्या है बीटा K प्लस J1 - H। तो यहाँ पर हम P की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पर पुट करेंगे, इस तरह से A2 की वैल्यू भी यहाँ से लेकर यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर वाई पी यानी कि जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो इक्वल होता है B/A2 इफ़ A2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। फिर जो है P की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन से लेकर, और A2 की वैल्यू भी पुट कर दी, तो कैंसिल होके ये हमारे पास M रह जाएगा। फिर हम जो है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारे पास 3 केसेस हैं। इफ़ A1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 4A2 case 1 is applied, and if A1 square is equal to 4A2 case 2 is applied, and if A1 square is less than 4A2 then case 3 is applied। अब हम इसकी न्यूमेरिकल जस्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं। P is equal to 1/6 - 3u प्लस पाई। फिर ये 3 हमारे पास फंक्शन गिवन है। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, यानी कि हम जो P की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हमारे पास d/dt इक्वल टू 3/4 1/6 माइनस 3u प्लस पाई माइनस पाई आ जाएगा, यानी कि हमने p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। फिर हम जो है हमने 3 और 4 को ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, 3 और 4 को पूरी तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। अब हम इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर लेंगे, तो ये हमारे पास ये टर्म तो जो है वो ये जो हमारे पास जो टर्म है 3/24 ये तो 0 की इक्वल हो जाएगी, और हमारे पास 9/4 ये कांस्टेंट है, और फिर du/dt आ जाएगा। ये कांस्टेंट हमने एज इट इज़ लिख दी -9/4, और फिर u का डेरिवेटिव क्या है du/dt कर देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी नहीं है, जैसे हम इसको d डेरिवेटिव के साथ इसको मेंशन कर देंगे, तो du/dt आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एज du/dt इज इक्वल टू -1/2 m - p पुट द वैल्यू du/dt इन इक्वेशन 2। फिर अब हम जो है ना वो du/dt की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, यानी कि इक्वेशन 2 जो हमारे पास आई थी, ये इक्वेशन 2 जो आई थी इसमें पुट करेंगे du/dt की वैल्यू, तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा जैसे सेकंड डेरिवेटिव पाई का फंक्शन का लिया था, तो यहाँ पर ये इक्वेशन 2 मैंने दोबारा भी इसे यहाँ पर लिख भी दी है -9/4 du/dt। तो इस du/dt की जगह इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर हमने पुट कर दी, और फिर हमने जो है ना इसको ये जो है -9/4 ये ब्रैकेट ओपन कर दी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। -1/2 m - p है, तो ये -1/2 m के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -1/2 p के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद जो है वो -9/4 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -9/4 को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म आ जाएगी। फिर एज वी नो d/dt इज इक्वल टू 3/4 p - पाई, तो d/dt
डी पाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 3/4 पी माइनस 3/4 पाई, यानी कि 3/4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो है नेक्स्ट जो है अब हमने क्या करना है कि इसमें से पी की इक्वेशन को डिराइव करना है। तो यहाँ पर हम 3/4 पी इसको इधर ही रखेंगे, बाकी इस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ आ जाएगी। टू फाइंड दी पी, अब हमने पी फाइंड आउट करना है तो ये 3/4 को एलिमिनेट करना है, तो इसलिए हमने 4/3 को जो है वो यहाँ पर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 4/3 कैंसिल हो जाएंगे, ये पी आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये इधर भी 4/3 को जो है वो यहाँ पर इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 डी पाई ओवर डी टी प्लस 3/4 पाई, ये आ जाएगा। फिर जो है 4/3 को हमने इस तरह इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, 4/3 को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया। 4/3 को जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3/4 के साथ कैंसिल हो जाएगी, और 4/3 को इधर हमने साथ मेंशन कर दी तो यहाँ पे कैंसिल होगी, सिर्फ पी बच जाएगा। तो फिर हमारे पास जो है वो अब हम 4/3 को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो है टर्म आ जाएगी, ये कैंसिल होके तो पी की इक्वेशन आ गई है। पुट दी वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 3। अब हमने ये जो पी की जो इक्वेशन आई है, बी की जो वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन 3 में जो है वो पुट करेंगे। अब हम ये जो इक्वेशन 3 है यहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव था, तो यहाँ जो लिया था ये इक्वेशन 3 है, यहाँ पे मैंने दोबारा मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर जो है वो हमने पी की जो वैल्यू पीछे से आई है तो यहाँ पर हमने पुट कर दी है। इक्वेशन 3 पहले भी लिखी है, यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दी है। फिर यहाँ पर जो है ये पी की यहाँ पर ये जो हमने अभी इक्वेशन डिराइव की थी या पी की, वो वहाँ जो पी की इक्वेशन डिराइव की थी वो यहाँ पर हमने पुट कर दी है। फिर ये जो है नेक्स्ट हमने क्या किया कि 9/8 को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है ये 36/24 3/2 आ जाएगा और बाकी टर्म एज इट इज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये जो है इसको हमने क्या किया कि ये जो पाई के साथ जो टर्म है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और जो ये टर्म है इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो ये -3/2 डी पाई ओवर डी टी है, ये माइनस के टर्म के साथ साइन के साथ है, तो ये दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये -9/8 पाई है, तो दूसरी साइड पर जाके प्लस 9/8 पाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 9/8 m आ जाएगा। फिर जो है ये अब हम ये जो हम हमारे पास जो इक्वेशन आ गई इसमें ये A1 है की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये पूरी जो है वो B की वैल्यू है। अब हम जो है टाइम पाथ ऑफ पाई फाइंड आउट करेंगे, तो ये पाई C प्लस पाई P। अब पाई P इज इक्वल टू B/A2, इसका फार्मूला ये है। तो B क्या है, P की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन से लेंगे, 9/8 m है, यहाँ पे ये पुट कर देंगे। फिर A2 क्या है, 9/8 है, यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर ये कैंसिल हो जाएगी, YP इज इक्वल टू m आ जाएगा। फिर फॉर YC यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ना उसको आप फाइंड आउट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को अब डिराइव करेंगे। तो इफ़ A1 स्क्वायर इज़ लेस देन 4A2 देन केस 3 इज़ अप्लाइड। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या A1 स्क्वायर लेस देन 4A2 है, ये ग्रेटर देन है, ये इक्वल टू है। तो यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। A1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे, ये 3/2 है, ये यहाँ पर पुट कर देंगे, और फिर 4 और A2 की वैल्यू भी यहाँ से इक्वेशन से लेंगे 9/8, ये हमने पुट कर दी। और अब हम इसको सॉल्व हमने जस्ट सिम्प्लीफाई किया, सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 9/4 आ गया और 9/2 आ गया। तो इसको अगर हम इसको जो है ये हमने यहाँ पर ये देखें ये जब हम इसको डिवाइड करके वैल्यू लिखी 2.25 आ गई और 4.5 आ गया। ये जो है इसका मतलब है कि A1 स्क्वायर इज़ लेस देन 4A2, 2.25 इज़ लेस देन 4.5, तो A1 स्क्वायर इज़ लेस देन 4A2। सो केस 3 इज़ यूज्ड एंड रूट्स आर कम्प्लेक्स। केस 3 इज़ यूज्ड एंड रूट्स आर कम्प्लेक्स। तो यहाँ पर R1 है, R2 रूट्स हैं, इज इक्वल टू H प्लस माइनस VI। तो ये H का फार्मूला क्या है, -A1/2। A1 जो है हमने इक्वेशन से फाइंड आउट किया है, वो है -3/2 डिवाइडेड बाई 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे, -3/4 आ जाएगा। फिर इस तरह से V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे भी A1 और A2 की वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारे पास V की वैल्यू आ गई 3/4। अब जो है नेक्स्ट जो है अब हम जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है इसके उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि H की और V की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखें पुट इन इक्वेशन 4 में यहाँ पर हम पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज़ H और V की। तो ये देखें पाई C इज इक्वल टू E
ई, और यहाँ पर एच की वैल्यू पुट कर दी, और A5 कॉस और वी की वैल्यू पुट कर दी। वी की वैल्यू क्या थी 3/4, ये हमने पुट कर दी। टी हो गया प्लस A6 साइन, और फिर इस तरह से यहाँ पर भी यहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर दी। वी की वैल्यू क्या थी 3/4, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। साइन 3/4 टी आ गया। तो ये जो है जनरल सॉल्यूशन या जो हमारे पास जो टाइम पाथ है पाई का, वो फाइंड आउट हो गया। पाई सी जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ये फाइंड कर लिया, ये कर लिया। और फिर पाई पी की वैल्यू जो आई थी हमारे पास एम, तो ये टाइम पाथ ऑफ पाई इज फाउंड। फिर टू फाइंड द टाइम पाथ ऑफ पी, अब हम जो है वो पी का टू फाइंड द टाइम पाथ ऑफ पी एंड यू वी विल डू दी प्रोसीजर, यानी कि अब हम पी और यू का टाइम पाथ फाइंड आउट करेंगे। तो पी इज इक्वल टू 4/3 डी पाई और डी टू प्लस पाई होता है। ये पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन में डिराइव किया हुआ है। तो टेक द डेरिवेटिव ऑफ द पाई फंक्शन। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो पाई फंक्शन है, ये जो पाई की जो इक्वेशन आई थी, इसका हम जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। पहले जो है ना हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, और फिर जो है इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए हमने आज की ये प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है कि जो है ई विद पावर -3/4 टी का जो है वो डेरिवेटिव लिए। तो यह क्या आ जाएगा -3/4 इंटू ई विद पावर -3/4 टी आ जाएगा। और जो सेकंड टर्म है इसको हमने एज इट इज़ रखा, फिर प्लस करके अब हम इस टर्म को एज इट इज़ रखेंगे, और फिर इस टर्म को एज इट इज़ रखेंगे, और फिर इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो है वो हमने इसका डेरिवेटिव कैसे लिया है कि A5 cos 3/t है। तो बेसिकली जो है ना cos थीटा जैसे होता है, तो थीटा की वैल्यू 3/t है। जैसे cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू 3/t है, तो cos 3/t आ गया। अब हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे A5 तो कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर cos 3/4t का डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि पहले हम cos थीटा का डेरिवेटिव लेंगे और इंटू फिर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। तो cos यानी कि हम पहले cos थीटा डेरिवेटिव लेंगे इंटू फिर सिर्फ थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर कॉस थीटा का डेरिवेटिव है cos 3/4t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -sin 3/4t इंटू, अब हम सिर्फ थीटा की वैल्यू कर, और थीटा क्या है 3/t, तो 3/4t, थीटा इज इक्वल टू 3/4t। तो जब हम 3/4t का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, तो ये 3/4 आ गया। फिर अब हम क्या करेंगे कि जो है नेक्स्ट प्लस A6, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे प्लस A6, ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। और फिर ये साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या 3/4t है। तो यहाँ पर हम पहले साइन थीटा का डेरिवेटिव ले लेंगे इंटू फिर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन थीटा जो है बेसिकली थीटा की वैल्यू क्या है 3/4t, और थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर पुट कर दी साइन 3/4t आ गई। देखें साइन 3/4t ये है। अब हम क्या करेंगे कि पहले साइन 3/4t पूरे का डेरिवेटिव लेंगे इंटू फिर सिर्फ थीटा का डेरिवेटिव, यानी 3/4t का डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन 3/4t का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा cos 3/4t इंटू, फिर हम सिर्फ थीटा का डेरिवेटिव, यानी कि 3/4t का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से लेंगे। तो क्या आएगा 3/4, ये हमने 3/4 लिख दी है। फिर जो है नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये जो है एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़ लिख दी, प्लस ई विद पावर -3/4t आ गया। और जो है ये जो माइनस साइनस को हमने बाहर लिख दिया है, और 3/4 जो है ये वाली टर्म उसको भी हमने बाहर लिख दिया है। तो मल्टीप्लाई करते वक्त अगर हम थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो इससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क वाक़या नहीं होगा। तो यहाँ पर प्लस इस तरह से यहाँ पर ये जो है 3/4, इसको भी हम थोड़ा सी अरेंजमेंट चेंज किया, ये इसको बाहर कर दिया, A6 इंटू cos 3/4t हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है एज वी नो फ्रॉम इक्वेशन 5 से हमें पता है कि पी टी की वैल्यू है इज इक्वल टू 4/3 डी पाई ओवर डी टी इंटू पाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है वो पी टी इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ पर डी पाई ओवर डी टी की वैल्यू हमने पुट की, और फिर पाई की वैल्यू जो है हम पहले डी पाई ओवर डी टी की वैल्यू जो पीछे फाइंड आउट की थी वो पुट करेंगे, और फिर पाई की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी है। तो ये फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया कि 3/4 को हमने जो है वो कॉमन ले लिया है। 3/4 को जो है 3/4 टर्म इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो हमने यहाँ पर जो है वो 3/4 टर्म को कॉमन ले लिया यहाँ तक, यानी कि ये जो है इस टर्म में भी है, और जो है इस टर्म में भी, तो हमने 3/4 को कॉमन ले लिए। तो बाकी टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी है, एज इट इज़ लिख दिए प्लस m करके। फिर नेक्स्ट जो है
3/4 और 4/3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है आ गया ई विद पावर -3/4t। फिर ये जो है जो हमारे पास जो माइनस साइन था, ये वाला जो माइनस साइन था इसको हमने अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो माइनस साइन था इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये देखें ये जो है यहाँ पर ये देखें 3/4 को सिर्फ हमने बाहर कॉमन निकाला, लेकिन जो 3/4 के साथ माइनस साइन का था वो हमने यहाँ पर अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। ये -A5 होगा, यहाँ पे भी -A6 हो जाएगा। फिर इस तरह से जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो है इस तरह से यहाँ पे भी इस जगह पे भी यहाँ पे भी माइनस साइन जो है यहाँ पे भी -3/4 था, तो 3/4 को हमने कॉमन ले लिया। जो ये माइनस साइन है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा A5 के साथ और A6 के साथ। तो ये जो है ये आ जाएगा -A5। यहाँ पे जो 3/4 को कॉमन ले लेंगे और माइनस साइन इस A5 के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा, प्लस जो है A6 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस A6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3/4 हमने कॉमन लिए तो माइनस साइन सिर्फ यहाँ पर A5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास -A5 आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो है ये -A5 साइन 3/4t और फिर प्लस A6 कॉस 3/4t आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है ये जो है हमारे पास और यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है तो ये माइनस साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है नेक्स्ट जो है ये जो माइनस साइन है 3/4 को हमने जब कॉमन ले लिया तो ये माइनस साइन, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म्स है, तो ये माइनस साइन इस A5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस साइन A6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जबकि यहाँ पर 3/4 को जब हमने कॉमन लिया तो ये माइनस साइन A5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस 3/4 तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस A6 आ जाएगा। तो ये टर्म जो है वो इस तरह से आ जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 3/4 नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ई विद पावर -3/4t इधर भी है, इस टर्म में भी है, और ई विद पावर -3/4t इस टर्म में भी है। थ्री टर्म्स में ये जो है ये वैल्यू आती है। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ई विद पावर -3/4t को कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास प्लस m बचेगा और इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तीनों टर्म्स को। फिर नेक्स्ट जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये -A5 cos 3/4t था और ये प्लस A5 cos 3/4t है। फिर ये -A6 sin 3/4t था, तो ये प्लस A6 sin 3/4t है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस m आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है ये पीछे हमारे पास ये टर्म बचेगी। अब हम फ्रॉम इक्वेशन ए, जो सबसे पहली इक्वेशन ए थी, तो वहाँ से वो इक्वेशन ये क्या है, p = 1/6 - 3u प्लस पाई क्वेश्चन में गिवन है ये इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम u की इक्वेशन को डिराइव करना चाहते हैं, तो हम -3u है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये आ जाएगा, और p को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे, दोनों साइड पर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, और फिर हम जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा तो u = ये आ जाएगा। ये जो है हमने फिर u = ये 6 × 3 18 आ जाएगा, प्लस ये 1/3 और 1/3 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो ये 1/3 पाई माइनस p आ जाएगा। फिर u = 1/3 पाई माइनस p प्लस 1/18, ये जो हमने यहाँ पे ये डिराइव किया ये हमने दोबारा यहाँ लिख दी है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट की और फिर जो है हमने क्या किया कि p की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1/18 एज इट इज़ आ गया। फिर हमने नेक्स्ट जो है ई विद पावर -3/4t इधर भी है और इधर भी हमने कॉमन ले लिया, और पीछे क्या बचेगा A5 और अच्छा अब यहाँ पर की cos 3/4t यहाँ पे भी और cos 3/4t यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे cos 3/4t को, तो पीछे क्या बचेगा A5 ये, और ये माइनस साइन इधर अंदर भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो -A6 आ जाएगा, प्लस फिर sin 3/4t इस टर्म में भी है और इधर भी है, तो sin 3/4t कॉमन ले लेंगे तो ये A6 जो है यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये A5 आ जाएगा। तो A5 प्लस A6 कर दें, ये A6 प्लस A5 कर दें इंटू sin 3/4t आ जाएगा, प्लस 1/18 ये आ जाएगा।